साथियों नमस्कार। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली 2 क्लासों में आपके द्वारा मेरे लिए और मेरी टीम के लिए जो प्यार दिया गया, स्नेह दिया गया, उस सब के लिए मैं आप सभी का मेरी पूरी टीम की ओर से धन्यवाद देता हूं। साथियों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारी आज तीसरी क्लास लेकर मैं लोकेश डागर आपके सामने हाजिर हूं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जिसमें हम कवर करेंगे साथियों, पहला जो टॉपिक है वो है हमारा अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार के गठन को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इस आज की क्लास में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले नेक्स्ट टॉपिक माउंटबेटन योजना को लेकर। माउंटबेटन योजना के द्वारा जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, उसके बाद विभाजन के उपरांत संविधान सभा में क्या क्या बदलाव आएंगे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद विशेष रूप से हम राजस्थान से संविधान सभा के सदस्यों को लेकर आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद संविधान लागू कब होगा, संविधान प्रभाव में कैसे आएगा, तथा संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और जो निर्णय लिए गए थे उनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, चलते हैं अपने पहले टॉपिक अंतरिम सरकार। पहला टॉपिक आज की क्लास में है हमारा, वो है अंतरिम सरकार। साथियों, 24 अगस्त 1946 को, कब? 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवेल को परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है तथा पंडित नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। साथियों, आपको ये डेट याद रखनी है, 24 अगस्त 1946 पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार, कैसी सरकार साथियों, अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा करेंगे लॉर्ड बेवेल, और इनको बनाया जाएगा परिषद का अध्यक्ष, और जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाएगा परिषद का उपाध्यक्ष। पहली अंतरिम सरकार में 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू अपने 11 सदस्यों के साथ कब लेंगे? 2 सितंबर 1946 को। साथियों, कब? तो देखिए, गठन की जो घोषणा होगी वो तो होगी 24 अगस्त 1946 को, और जवाहरलाल नेहरू शपथ लेंगे 2 सितंबर 1946 को। और सदस्य कितने हैं? 11 सदस्यों के साथ और एक खुद, अर्थात कुल 12 सदस्य। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित पहली अंतरिम सरकार में अगर आपसे कोई सदस्य संख्या पूछे 2 सितंबर 1946 को, तो आप करके आओगे कितने? 12 सदस्य। कितने? 12 सदस्य। साथियों, जो अंतरिम सरकार है उस अंतरिम सरकार का फिर होगा पुनर्गठन। क्यों होगा पुनर्गठन? आपको पता है, ये जो जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में 12 सदस्य हैं, इनमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं है, क्योंकि जैसे ही मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, संविधान सभा का उन्होंने बहिष्कार किया और अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन शामिल होने का रास्ता खुला भी रखा गया था उनके लिए। इसी के साथ अंतरिम सरकार का पुनर्गठन होगा 26 अक्टूबर 1946 को। कब हुआ? 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन होगा, और पंडित नेहरू अपने 3 सदस्यों से इस्तीफा दिलवाएंगे। किनसे? 3 सदस्यों से इस्तीफा दिलवाएंगे, और मुस्लिम लीग के कितने सदस्य? 5 प्रतिनिधियों को अपनी अंतरिम सरकार में, कौन सी सरकार में? अंतरिम सरकार में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 14। तो साथियों, अगर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के सदस्यों की आपसे संख्या पूछी जाए तो वो है 12, और अगर आपसे पूछी जाए कि पुनर्गठन के उपरांत जब मुस्लिम लीग शामिल हो जाएगी तो सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो होगी 14। साथियों, देखो क्या है, 12 में से जब 3 सदस्यों से पंडित नेहरू इस्तीफा दिलवाएंगे तो सदस्य रह जाएंगे 9, और जब मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को मिलवाएंगे, शामिल करेंगे, तो सदस्य संख्या उपरांत जब पुनर्गठन उपरांत कितनी हो जाएगी? 14। तो आपको याद होना चाहिए कि जब
पुनर्गठन हो जाएगा अंतरिम सरकार का 26 अक्टूबर 1946 को, तो अंतरिम सरकार के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। जो 3 सदस्य जिनसे इस्तीफा दिलवाया गया था उनके नाम हैं सैयद अली जहीर पहला, इसके बाद शरद चंद्र बोस, सर सफात अहमद खां। इन 3 सदस्यों से कांग्रेस इस्तीफा दिलवाएगी और अपने 3 सदस्यों के स्थान पर 5 सदस्यों को शामिल करेगी और इस प्रकार पुनर्गठन के उपरांत अंतरिम सरकार के सदस्यों की संख्या 14 हो जाएगी। क्लियर हुआ होगा साथियों। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। इसके बाद आपको पता है कुल कितने थे? 14। कितने थे? 14। तो साथियों अपने 14 सदस्यों के साथ जब ये वो ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, तो देखो इनको विभागों का बंटवारा किया जाएगा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले से संबंधित विभाग सौंपा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको गृह, सूचना एवं प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति तथा जगजीवन राम को श्रम। जगजीवन राम को क्या है? श्रम। सरदार जो बलदेव सिंह हैं उनको रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। सीएच भाभा को कार्य, खान एवं ऊर्जा, लियाकत अली खान को वित्त, अब्दुर रब निस्तार को डाक एवं वायु, आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला तथा आई चुंदरीगर को वाणिज्य, गजनफर अली खान है उनको स्वास्थ्य दिया गया तथा जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि सौंपा जाता है। साथियों ये 14 जो मेंबर हैं ये पंडित नेहरू की पहली अंतरिम सरकार में हैं और इन्होंने शपथ ली। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछी जाए अंतरिम सरकार की जब 2 सितंबर 1946 को पहली बार पंडित नेहरू के नेतृत्व में गठन होगा तो सदस्य संख्या आपको 12 याद रखनी है। और इसके बाद जैसे ही पुनर्गठन हो जाएगा अंतरिम सरकार का और जब मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो जाएगी अपने 5 सदस्यों के साथ, तो 3 सदस्य इस्तीफा देते हैं और कुल संख्या हो जाती है 14। 14 के 14 मेंबर्स को जो विभाग सौंपे गए थे, कार्यभार सौंपा गया है, वो आपको बता दिया गया है। साथियों इसके बाद हम पढ़ेंगे आज की क्लास में माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना वो योजना है जिसके द्वारा क्या किया गया था, आपको खूब पता है, विभाजन। क्या किया है? विभाजन। साथियों यही वो योजना है जो तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को लाई गई थी। इसीलिए इसका नाम 3 जून प्लान भी रखा गया। इसको 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह योजना 3 जून 1947 को भारत में आई और इसी योजना के द्वारा 15 अगस्त 1947 को सांप्रदायिक आधार पर भारत को कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया था, भारत और पाकिस्तान। साथियों जब हम राज्यों के पुनर्गठन को लेकर पढ़ेंगे तो इसमें माउंटबेटन योजना को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर और नेक्स्ट टॉपिक है विभाजन के उपरांत संविधान सभा। साथियों अभी हमने पढ़ा था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा और विभाजन जैसे ही होगा तो विभाजन के उपरांत संविधान सभा में क्या क्या बदलाव होंगे ये हम पढ़ेंगे। साथियों देखो सबसे पहले तो संविधान सभा में जो महत्वपूर्ण बदलाव होगा वो होगा कि देखो कुछ जो पार्ट है वो पाकिस्तान में चला जाएगा, तो इसके बाद जो सदस्य संख्या है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सदस्य संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। संविधान सभा एक संप्रभु संस्था भी बन जाती है क्योंकि अब तक ये कैबिनेट मिशन की जो संस्तुतियां थी उनके आधार पर इसका गठन हुआ था, लेकिन जैसे ही भारत आजाद होगा तो कैबिनेट मिशन की शर्तों से मुक्त हो जाएगी और एक संप्रभु संस्था बन जाएगी। साथ ही साथियों और जो बदलाव होगा वो होगा कि संविधान सभा एक दोहरी भूमिका में उभर कर आएगी क्योंकि यही संविधान सभा के रूप में भी कार्य करेगी और विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी। साथियों पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए विभाजन जैसे ही होगा 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होगी? 31 अक्टूबर 1947। साथियों, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को 1946 को। दूसरी जो बैठक है सेकंड वाली वो होगी 11 दिसंबर 1946 को, और थर्ड बैठक होगी कब? 13 दिसंबर 1946 को। इन तीनों बैठकों को लेकर हमने डिटेल में पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। तो 3 बैठक तो आपको ये याद रखनी है। इसके बाद संविधान सभा की आपको अंतिम बैठक भी याद रखनी है, और अंतिम बैठक होगी 24 जनवरी 1950 को। कब होगी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होगी। और संविधान सभा की भारत की स्वतंत्रता के बाद अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद जो पहली बैठक होगी वो होगी 31 अक्टूबर 1947 को। दोस्तों, जैसे ही विभाजन होगा तो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वो 389 से कितनी हो जाएगी? 299। कितनी हो जाएगी? 299। पहले जो सदस्य संख्या है वो है 389। 389 का हमने डिवाइडेशन 2 पार्टों में किया था, 296 और 93। 296 संविधान सभा में निर्वाचित हुए और 93 सदस्य मनोनीत हुए। अब देखो, विभाजन के बाद ये जो 389 जो तो सदस्य संख्या है, ये सदस्य संख्या क्या हो जाएगी? ये सदस्य संख्या हो जाएगी आपकी 299। क्या हो जाएगी? 299। अब 299 जो सीटों का डिवाइडेशन है, ब्रिटिश भारत से 229 है और देशी रियासतों से सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी मनोनीत होने वालों की? 70। साथियों, समझ में आया होगा। अगर संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या पूछी जाए तो 389 जिनका डिवाइडेशन है 296 निर्वाचित हैं ब्रिटिश प्रांत से और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत हैं। विभाजन के उपरांत यह सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 हो जाएगी और 299 का आपको डिवाइडेशन याद रखना है। ब्रिटिश भारत से 229 तथा देशी रियासतों से मनोनीत होने वाले सदस्य संख्या कितनी है? 70 है। साथियों, संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन के उभरती है, क्योंकि अब तक ये कैबिनेट मिशन के द्वारा, आपको पता है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा ही इसकी स्थापना होती है, भारत में गठन किया जाता है। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा, संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन जाएगी, क्योंकि यह कैबिनेट मिशन की शर्तों से मुक्त हो जाती है। इसके बाद संविधान सभा में क्या होगा? संविधान सभा में दोहरी भूमिका होगी। क्या होगी? दोहरी भूमिका। साथियों, यही संविधान सभा के रूप में भी कार्य करेगी, और यही संविधान सभा किसके रूप में भी कार्य करेगी? विधायिका। किसके रूप में? विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी। संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी तो इसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करेगी तो इसके अध्यक्ष होंगे मावलंकर। जो आप पढ़ते हो कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी कौन है? मावलंकर जी हैं। जी भी मावलंकर को भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी बनाया जाता है, और यही संविधान सभा किसके रूप में कार्य करेगी? विधायिका के रूप में कार्य करेगी। राजस्थान से संविधान सभा के सदस्यों की अगर हम बात करें तो देखिए, बीटी कृष्णमाचारी कौन है? बीटी कृष्णमाचारी हैं जो जयपुर से हैं। हीरालाल शास्त्री हैं, वो जयपुर से हैं। तो जयपुर से संविधान सभा में कितने सदस्य हैं? 2। और उदयपुर से भी संविधान सभा में जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 2। उदयपुर अर्थात मेवाड़ रियासत। देखिए, बीटी कृष्णमाचारी हैं, वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी निर्वाचित किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे? 2 उपाध्यक्ष। तो दूसरे जो उपाध्यक्ष थे निर्वाचित होने वाले वो बीटी कृष्णमाचारी थे जो जयपुर रियासत से थे। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से हैं, माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से हैं, सरदार जो सिंह है वो खेतड़ी से हैं, राय बहादुर है वो भरतपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से। साथियों, अजमेर मेरवाड़ा मैंने बताया था चीफ कमिश्नर प्रांत हुआ करता था। कैसा प्रांत था? चीफ कमिश्नर प्रांत। और तत्कालीन भारत की अगर हम बात करें तो तत्कालीन भारत में 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली।
अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में चीफ कमिश्नर प्रांत था, जहां से मुकुट बिहारी लाल भार्गव संविधान सभा में सदस्य थे। गोकुल लाल असावा हैं, ये शाहपुरा भीलवाड़ा से, और जय नारायण व्यास जोधपुर से हैं। साथियों, ये जो सदस्य हैं राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य थे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। संविधान का प्रभाव में आना या लागू होना। आपको पता है साथियों कि संविधान बनकर तो तैयार होगा 26 नवंबर 1949 को और लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। कब लागू होगा? 1950 को। साथियों, 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। तीनों के जो शब्द हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं, क्योंकि काफी एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका जो सीक्वेंस है, कभी आत्मर्पित पहले कर देगा, कभी अधिनियमित को पहले कर देगा, लेकिन आपको याद रखना है अंगीकृत है, अधिनियमित है और आत्मर्पित है। और संविधान सभा की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित होने की तिथि है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को, जैसा कि पता है आपको, 299 कुल सदस्य थे और इनमें से 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करेंगे। और इसी दिन 16 अनुच्छेदों के साथ, कितने अनुच्छेदों के साथ? 16 अनुच्छेदों के साथ संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। साथियों, संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अगर पूर्ण रूप से लागू की तिथि आपसे पूछी जाए तो आप करके आओगे 26 जनवरी 1950, और अगर आपसे आंशिक रूप से लागू होने की तिथि पूछी जाए तो आप करके आओगे 26 नवंबर 1949। आंशिक रूप से होगा क्या? 16 अनुच्छेदों के साथ संविधान को लागू किया कर दिया जाएगा। और जो 16 अनुच्छेद हैं वो कौन से हैं? तो देखिए, 16 जो अनुच्छेद हैं वो हैं सोलह जो अनुच्छेद हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे देखो, 16 अनुच्छेद जिनको लागू किया जाएगा उसी दिन वो हैं, देखो, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9। 5 अनुच्छेद जो आपको पता है वो नागरिकता से संबंधित हैं, क्योंकि आप पढ़ते हो भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर कितने तक? 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ अनुच्छेद 60 को भी लागू किया जाएगा, जिसमें मिलती है शपथ। इसके बाद आर्टिकल 324 को भी लागू किया जाएगा, जिसमें मिलता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान जो है, निर्वाचन आयोग से संबंधित, वो आर्टिकल 324 में है। 366, 367 कुछ अस्थायी प्रावधान, 379, 380, 381, 388, 391, 392 और 393। काउंट कीजिए एक बार, 5 ये हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने हो गए साथियों? 15 अनुच्छेद। और 15 अनुच्छेदों के बारे में जो आर्टिकल वो बताएगा आर्टिकल 394। 394 जो आर्टिकल है, इसी में वर्णन मिलता है कि 15 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया जाएगा। कब लागू कर दिया जाएगा? 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया जाएगा इसी दिन। और इसी के साथ आप पढ़ते हो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेदों को? 16 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया था। और इसी कारण संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। किस डेट को? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2015 से की गई थी, क्योंकि इसी वर्ष 2015 में
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वां जन्म दिवस मनाया गया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर के 125वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 2015 से हम क्या मनाते आ रहे हैं? संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद होगी संविधान सभा की अंतिम बैठक। 26 नवंबर 1949 को संविधान जब बनकर तैयार हो गया साथियों, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो होगी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी मान्यता प्रदान की गई थी। आपको याद रखना है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। तो 24 जनवरी 1950 को एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 60 को इसीलिए 26 नवंबर 1949 को पहले ही लागू कर दिया गया था। 60 में राष्ट्रपति की शपथ मिलती है, तो राष्ट्रपति कब बनेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो राष्ट्रपति बनेंगे 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान पर होंगे हस्ताक्षर। प्रथम हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और अंतिम हस्ताक्षर जिन्होंने किए हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई, उस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, और संविधान पर प्रथम जो हस्ताक्षर किए गए थे वो थे पंडित नेहरू, और अंतिम हस्ताक्षर किए गए थे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अंतिम। अब संविधान पर इसी दिन हाथी की मोहर, ये भी बहुत एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर किसकी मोहर लगाई गई थी? तो संविधान पर हाथी की मोहर लगाई गई थी। देखिए, संविधान पर इसी दिन राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं बलवंत सिंह मेहता, और मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था जो कि किससे थे? मेवाड़ रियासत से। और मेवाड़ रियासत से कितने सदस्य आए थे? 2, और जयपुर से भी कितने सदस्य थे? 2। साथियों, इसी दिन जन गण मन और वंदे मातरम के गायन के साथ संविधान सभा को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। देखो, यही वो संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम अधिवेशन और अंतिम सत्र था जिस दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को पूर्ण रूप से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, और अब यह विधायिका के रूप में कार्य करेगी। और इसने मार्च 1952 तक, जब तक भारत में प्रथम आम चुनाव होकर सरकार नहीं बनी है, तब तक यही संविधान सभा विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी। साथियों, हमने पढ़ा था कि संविधान सभा की दोहरी भूमिका। संविधान सभा की दोहरी भूमिका की अगर हम बात करें तो संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद वो राजेंद्र प्रसाद होते थे, और जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करेगी तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? जीवी मावलंकर जी होंगे, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। तो यही संविधान सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी 24 जनवरी 1950 को। और क्या होगा? यही संविधान सभा जब तक भारत की पहली सरकार 1952 तक नहीं चुनी जाती है तब तक विधायिका के रूप में भी कार्य करती है। इसी दिन आपको याद होना चाहिए 2 सदस्य हैं, इनको भी सदस्यता ग्रहण करवाई गई है। देखो साथियों, यहां से ये प्रश्न खूब एग्जाम में पूछा गया, ये नाम दे देता है कि निम्न में से किस सदस्य ने संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन सदस्यता ग्रहण की थी? तो आपको ये 2 नाम याद होने चाहिए, रत्नप्पा भरप्पा कुंभार, जो कहां से थे? बॉम्बे प्रांत से आए थे, और एक है A.S. परमार, जो कि हिमाचल प्रदेश से संविधान सभा में आए थे। तो 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक वाले दिन हिमाचल प्रदेश और बॉम्बे प्रांत से 2 कैंडिडेटों ने सदस्यता ग्रहण की। तो अंतिम दिन भी संविधान सभा में सदस्यों ने वो क्या की है? सदस्यता ग्रहण की है। इस दिन संविधान पर जब पूर्ण रूप से लागू करेंगे और अंतिम बैठक वाले दिन, तो 3 प्रतियां संविधान सभा की पटल पर रखी गई हैं, और वो 3 प्रतियां हैं। एक हस्तलिखित प्रति थी जो अंग्रेजी में थी,
एक अंग्रेजी की छपी हुई प्रति थी और एक थी हिंदी में। तो कितनी प्रतियां? 3 प्रतियां संविधान सभा के पटल पर रखी गई हैं, जिसमें से पहली प्रति थी अंग्रेजी की हस्तलिखित, जो हाथ से लिखी थी, दूसरी उसकी फोटोकॉपी थी और तीसरी थी हिंदी में। इस प्रकार संविधान की 3 प्रतियां पटल पर रखी गई और इन तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करने वाले जो पहले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मोहर लगाई जाती है हाथी की। अगर राजस्थान से संविधान सभा मतलब संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति की हम बात करें तो वो है बलवंत सिंह मेहता। कौन है? बलवंत सिंह मेहता। अब देखो संविधान होगा लागू। क्या होगा? संविधान लागू। साथियों, हमने संविधान बनकर तैयार होने की तिथि याद कर ली, 26 नवंबर 1949। संविधान की हमने अंतिम बैठक पढ़ ली 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ? राष्ट्रपति बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे। इसी दिन क्या होगा? संविधान सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होती है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी इसी दिन अपनाया जाता है और यही संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती है 1952 तक। साथियों, अब हम पढ़ेंगे संविधान का लागू होना। आपको पता है भारत का संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू की तिथि आपको याद रखनी है 26 जनवरी 1950। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ तो वो डेट है 26 नवंबर 1949। वो तिथि कौन सी है? 26 नवंबर 1949। अब होगा क्या इस दिन? तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी हैं। देखो साथियों, सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल अगर स्वतंत्र भारत की पूछे तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी हैं। ये घोषणा करेंगे कब? 26 जनवरी 1950 को कि आज से भारत अर्थात इंडिया क्या हो जाएगा? गणराज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? गणराज्य हो जाएगा। भारत को अब एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की संज्ञा मिल गई है। तो गणराज्य कब बनेगा भारत? 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए, आप खूब जानते हैं कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान मतलब एक तरह से बनकर तैयार हो गया तो लागू क्यों नहीं किया गया? साथियों देखिए, आपको पता है आंशिक रूप से लागू की तिथि हमने बताई 26 नवंबर 1949 और इस दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों को क्या कर दिया जाता है? तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को होता है। आपको एक घटना है 26 जनवरी 1930 दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने पहले पूर्ण स्वराज की इस दिन घोषणा की और एक तरह से स्वराज मना भी लिया था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी को ही हमारे जो भारत है उसके संविधान को लागू करेंगे और भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। 26 जनवरी को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची तथा 22 भाग थे। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होगा तो इस दिन 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। कितने हैं? भाग 22 ही हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो साथियों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम संविधान सभा ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे अपने। तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की अगर हम बात करें तो उसमें संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें आप पढ़ोगे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करती है। कब करती है? 22 जनवरी 1947 को।
कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि संविधान सभा की जब तीसरी बैठक होगी, कौन सी बैठक होगी? तीसरी बैठक होगी। इस तीसरी बैठक में कब हुई है? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और इसी में नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया? प्रस्तुत। तो आपको साथियों दोनों डेटों में कंफ्यूजन नहीं होना है कि देखो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे पंडित नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में और इसको संविधान सभा पारित करेगी। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को कब? 22 जनवरी 1947 को। और क्या किया है? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज तिरंगा, राष्ट्रध्वज हम पता है आपको, राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। और क्या महत्वपूर्ण निर्णय? 13 मई 1949 को कॉमनवेल्थ अर्थात राष्ट्रमंडल की सदस्यता को भी मान्यता प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। तो डेट अगर पूछे तो बतानी है 13 मई 1949। और साथियों संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को भी संविधान सभा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और वो है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान अपना कौन सा है? जन गण मन। क्या है? जन गण मन। और राष्ट्रगीत है आपका वंदे मातरम। तो वंदे मातरम और जन गण मन को किस दिन मान्यता प्रदान की जाती है? 24 जनवरी 1950 को। साथियों मैंने आपको बताया था कि जन गण मन और राष्ट्रगान के साथ ही 24 जनवरी 1950 को ये जो हमारी संविधान सभा है अनिश्चित काल के लिए क्या कर दी जाती है? स्थगित कर दी जाती है। तो ये चार महत्वपूर्ण निर्णय हमने पढ़े। इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों। देखिए संविधान सभा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो साथियों संविधान सभा का सचिव अगर आपसे पूछी जाए तो वो है HBR आयंगर। कौन है? HBR आयंगर संविधान सभा के सचिव हैं। बसंत कृष्ण वैद्य हैं जिनके द्वारा संविधान के लिए हिंदी सुलेखन का कार्य किया गया। हिंदी सुलेखन के कार्य करने वाले कौन हैं? बसंत कृष्ण वैद्य हैं। और संविधान सभा के जो सचिव हैं वो HBR आयंगर हैं। एक और व्यक्ति हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजदा। कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजदा। इसको संविधान को लिखने का जो कार्य किया था, इटालियन तरीके से संविधान लिखा है उन्होंने। किन्होंने? प्रेम बिहारी नारायण रायजदा ने। साथियों संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की अगर बात करें तो वो 15 थी। कितनी थी? और 15 की 15 महिलाओं के नाम मैंने मेरी संविधान सभा की पहली क्लास में आपको कंठस्थ करा दिए थे। ABCD के सीक्वेंस में आपको 15 के 15 नाम याद होने चाहिए। तो साथियों अगर संविधान सभा के कुल सदस्यों की बात करें तो वो है 15। और अगर संविधान सभा की प्रथम बैठक में हिस्सा लेने वाले महिलाओं की बात करें तो 10 है। दोनों बातें क्लियर हुई होंगी। संविधान सभा की महिलाओं की कुल सदस्य संख्या अगर पूछे तो वो है 15। और संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को अगर वो पूछे तो वो कितनी है? 10। कितनी है? 10 है। साथियों संविधान सभा में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों की संख्या 26 थी और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 33 थी। दोनों भी आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी तो 26 है। और अगर अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की संख्या पूछी जाए तो वो कितनी है? 33 है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और हैं जो देखिए क्या होगा। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर अंबेडकर जो किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। और ये मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा का जो प्रारूप है वो किन्होंने तैयार किया? वो किया था पहला जो संविधान सलाहकार जिनको नियुक्त किया गया था BN राव के द्वारा। लेकिन संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया प्रारूप समिति के द्वारा, क्योंकि इसका नाम ही प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति थी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे जिनको भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान के जनक की संज्ञा दी गई है डॉक्टर अंबेडकर को। भारतीय संविधान का रचनाकार
वास्तुकार, जननी, शिल्पी तथा आधुनिक मनु। आधुनिक मनु जो है वो आपको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है, बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनिक मनु की संज्ञा, भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा किसको दी गई है, तो वो है डॉक्टर अंबेडकर जी। डॉक्टर अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान की जननी, भारतीय संविधान का रचनाकार, भारतीय संविधान का वास्तुकार और आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। साथियों, BN राव, बेनेगल नरसिंहन राव को भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार। अगर कोई पूछे कि भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो वो आपको याद रखना है BN राव। और BN राव आपको पता है हमारे जो एक तरह से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है हेग नीदरलैंड में, वहां के भी न्यायाधीश रह चुके हैं। ये कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे, कलकत्ता में जज भी रहे थे और इन्हीं को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और इन्होंने ही भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप है, कौन सा प्रथम प्रारूप, BN राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। संविधान की जब प्रथम बैठक होगी, ये कथन याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और आपको पता है मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि उनको मात्र कितनी सीटें मिली, 73 सीटें ही मिली। तो चर्चिल जो प्रधानमंत्री भी रहे थे पहले, उनका एक कथन है, वो याद रखना है, ऐसा लग रहा है कि मंडप से दुल्हन ही भाग गई है। ये कथन उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक में साथियों मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आपने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मिलूंगा कल रविवार को शाम 5 बजे। मेरी जो एक क्लास होने वाली है उसमें आपको मिलेगा संविधान सभा से संबंधित जो विगत एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं वो, तथा संविधान सभा से कौन कौन से प्रश्न और बन सकते हैं। तो मैं प्रश्न लेकर आऊंगा कल रविवार को। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।